पार्ट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, प्रोस्पेक्टस पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। फिर तीसरी चीज पब्लिक इशू पढ़ा। तीसरी चीज में हमने क्या पढ़ा, अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े, ठीक है, कि प्रेफरेंशियल हम कर सकते हैं, देन बोनस कर सकते हैं, सेट, ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम फाइनली आते हैं किस वाले पार्ट में, डी पार्ट में। डी पार्ट बोलता है भैया शेयर कैपिटल को हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहला शेयर कैपिटल का ऑल्टरेशन, दूसरा बाय बैक, और तीसरा क्या है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना। अगर तुमने नोटिस किया होगा हम शेयर कैपिटल को जब रिड्यूस कर रहे थे, ऐसे टर्म्स से ऊपर वाले कंसेप्ट में आए थे। मैंने कहा था अपने आप में ये डिटेल कंसेप्ट है, अब जाके हम पढ़ेंगे। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है, शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना है। ये पूरा का पूरा रिपीट है, हम कौन से चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मे बी चैप्टर थर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, इन्होंने कहा शेयर कैपिटल, हमने मेमोरेंडम आर्टिकल जब पढ़ा था, तो क्योंकि मेमोरेंडम में कौन सा क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है एक। कैपिटल क्लॉज को अपन ऑल्टर कर सकते हैं। तो अगर कैपिटल क्लॉज ऑल्टर होता है तो कैसे कैसे होता है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो भैया ऑल्टर होगा, या फिर कंसोलिडेट करेंगे, या फिर डिवाइड करेंगे, डिविजन करेंगे। मतलब हमने एग्जाम्पल देके समझा था, 10 × 10 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 100। 10 शेयर है आपके पास, 10 10 वैल्यू के 100, तो ये कंसोलिडेट कर दिया आपने। या फिर आपने क्या किया, आपने क्या किया, 100 का एक शेयर बना दिया, या 10 10 के आपने 10 शेयर बना दिए, तो ये डिवीजन कहलाता है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, स्टॉक में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सब डिवीजन मतलब क्या, और स्मॉलर अमाउंट, जो भी मेमोरेंडम में आपने फिक्स किया उससे भी और छोटा कर देना। कैंसिलेशन मतलब क्या होता है कि आप अपने शेयर कैपिटल को डिमिनिश कर रहे हो, कम कर रहे हो। चलिए ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये बस अभी याद रखना, आगे चल के अभी एक कंसेप्ट आएगा हम उसमें पढ़ेंगे। ये कैंसिलेशन को लेकर बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, जब हम शेयर को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो इन्होंने बोला कि ये शेयर कैपिटल को रिड्यूस होना नहीं बोलते। अब ना तो हमने शेयर कैपिटल को रिड्यूस होना अभी यहाँ पे पढ़ा है, और ना ही अभी हमने कुछ कैंसिलेशन वाला, डिमिनिश वाला कंसेप्ट पढ़ा है। तो ये दोनों कंसेप्ट अपने आप में कुछ अलग बात करते हैं। जब ये दोनों कंसेप्ट आएंगे तब हम इसकी इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो अभी बस लिखा है, रीड कर लिया कि भैया अगर हमने कैंसिल किया तो इसे डिमिनिश करना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पढ़ाना भी अपने, कैंसिलेशन मतलब क्या होता है, अमाउंट को डिमिनिश करना, ठीक है। और कैंसिलेशन मतलब क्या है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना नहीं होता है। तो अभी इन बातों पे मत ध्यान दो, ये आगे चल के दो अलग कंसेप्ट है, ठीक, पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये भी रिपीट है। कैपिटल क्लॉज को अपन को क्या करना होता है, मेमोरेंडम में ऑल्टर, तो इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए। मान लो आर्टिकल में परमिशन नहीं है, तो आप आर्टिकल को भी क्या करोगे, ऑल्टर करोगे। कैसे ऑल्टर करोगे भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर कर। अब आर्टिकल में अमेंडमेंट करना है तो भैया एमजीटी 14 स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन अगर कैपिटल क्लॉज को चेंज करना होता है तो ओआर पास करना होता है। याद करो पूरा थर्ड चैप्टर इकलौता ही क्लॉज था जिसमें ओआर पास करना होता है। तो ये अभी तक जितनी भी बातें हैं रिपीटेटिव है। फिर इसके बाद उन्होंने एक फॉर्म का नाम बताया, फॉर्म का नाम क्या है, SH7। इन्होंने कहा ये आपको आरओसी को बताना है, देना है। SH शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। SH7 एक फॉर्म का नाम है जो आप आरओसी को फाइल करोगे। इस फॉर्म के थ्रू आप क्या बताना चाह रहे हो, इस फॉर्म के थ्रू आप बता रहे हो कि हमारा जो कैपिटल क्लॉज है, जो हमारा शेयर कैपिटल है, ये ऑल्टर हो गया है, ठीक है। या फिर ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया तो हमने ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज किया, या फिर कंपनी क्या कर रही है, रिडीम कर रही है। क्या रिडीम कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स को। कुल मिलाकर ये फॉर्म आपको आरओसी को देना है। कब कब देना है, पहला कब दोगे, जब आप अपना शेयर कैपिटल ऑल्टर कर लोगे तो भैया आरओसी को इन्फॉर्म करो। दूसरा क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया और हमें क्या बोला, ऑथराइज कैपिटल, जिस कारण से हमारा इंक्रीज हो गया, तो इन शॉर्ट ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हुआ है ना, तो फिर आप इन्फॉर्म करोगे। या फिर आपने क्या किया है, अपना प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, रिपेमेंट किया है, मतलब आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ। मतलब कि या तो आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ या तो डिक्रीज हुआ। तो ये बात आपको आरओसी को बतानी है, और एक फॉर्म का नाम बता दिया उन्होंने, SH7। ये फॉर्म फाइल करो, उसमें सारी डिटेलिंग बता दो, दैट्स इट। अब यहां तक कि उन्होंने कहा नहीं करोगे तो पेनल्टी, पेनल्टी आप खुद रीड करिए। अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ये कहीं ना कहीं रिपीटेटिव था। क्या रिपीट था, कि शेयर कैपिटल को यस ऑल्टर किया जा सकता है। कब कब ऑल्टर होता है ये इन्होंने बस नाम बताया। तो ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके। एकदम फ्रेश टॉपिक बोलूं तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेश टॉपिक, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज।
सबसे पहले मीनिंग पे जाएंगे, सबसे पहले मीनिंग पे जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बाय बैक? एक तरफ आपकी कंपनी है, दूसरी तरफ आपके कौन है? शेयर होल्डर। कंपनी को जब पैसे की जरूरत थी तो कंपनी ने क्या इशू किया? आईपीओ इशू किया। भाई हमें पैसे की जरूरत है, हम आपको क्या देंगे? शेयर सर्टिफिकेट देंगे, आप हमें क्या दो? पैसे दो। ये शेयर सर्टिफिकेट प्रूफ है, किस चीज का प्रूफ है? कि आपने हमें पैसे दिए। बात समझ में आई? तो आप ओनर बनते हो। ठीक, आज हमारे पास पैसा बहुत है, हमें बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भाई? तुम लोग को डिविडेंड देना पड़ रहा है। जब पैसे थे तुमने हमारी मदद करी। बात समझ में आ रही है? आज पैसा बहुत ज्यादा है, कोई भी अभी मेरा फ्यूचर में प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा मुझे जिसमें मुझे इस पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, तो रखे हुए प्रॉफिट को मैं क्या करूंगी भाई? डिविडेंड की तरह दूंगी। डिविडेंड देने की कोई इच्छा नहीं है मेरी, तो मैं क्या चाहती हूं? अपने शेयर मार्केट से वापस लेना चाहती हूँ। दैट वॉज बाय बैक, दैट वॉज बाय बैक। तो मैं आपको रीजन बता रही हूं, मैं आपको क्या बता रही हूँ? रीजन बता रही हूँ। क्या रीजन बता रही हूँ? कि ये कंपनी ना बायबैक करती क्यों है। पहला रीजन, पहले तो बताओ मीनिंग समझ में है? शेयर होल्डर से कंपनी अपने शेयर वापस ले रही है, दैट वाज बायबैक। लेकिन करती क्यों क्यों है? पहला रीजन मैंने अभी आपको क्या बताया? पहला रीजन क्या बताया? सरप्लस है, सरप्लस कैश है, फ्यूचर में कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान है नहीं, होगा तो वहां लगा दो। तो अब क्योंकि फ्यूचर में प्लान नहीं है तो हमने आपसे ही लेना बेटर समझा। लेकिन याद रखना मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। आपको ऑफर दिया जाएगा कि मैं आपके शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट में फॉर एग्जांपल 100 रुपए में मैं 150 रुपए में खरीदना चाहती हूँ। अगर आपको लालच होगा तो आप क्या करोगे? 150 में बेच दोगे। अगर आपको लालच नहीं होगा, आपको कंपनी में भरोसा है कि भैया कंपनी तो अभी और कमाने वाली है, जिस हिसाब से कंपनी चल रही है, तो आप नहीं बेचोगे। तो ये ऑप्शन होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। मैंने आपको ऑप्शन दिया, कुछ लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया। जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया मैंने उतने शेयर्स क्या कर लिए? बाय बैक। क्लैरिटी है? एक रीजन पैसा पड़ा हुआ था, और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? डिविडेंड नहीं दे पा रहे, मतलब डिविडेंड रखा है, देना नहीं चाहते, नहीं दे पा रही, ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि पैसा है तभी तो बायबैक कर रहे हैं, अदरवाइज बायबैक करने का क्या लॉजिक? टेक ओवर समझते हो? क्या होता है टेक ओवर? एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेगी। मेरे शेयर मार्केट में पहले हुए, कोई कॉम्पिटिटर है, कोई XYZ कंपनी है, उसे लग रहा है भैया मेरी कंपनी को खरीदना है और मैं बेचना नहीं चाहती, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा? मार्केट में जाएगा और आपको अच्छा मोटा पैसा देगा। एक शेयर खरीदेगा, दो शेयर खरीदेगा, तीन खरीदेगा, ऐसे ऐसे वो मेरे कंपनी के शेयर जो मार्केट में फैले हुए हैं खरीद लेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो मुझे, मेरी कंपनी को डर है कि हमारा क्या ना हो जाए? टेक ओवर ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? मैंने रीजन बताते जा रही हूँ। ये कंपनी ये स्ट्रैटेजी क्यों लेकर आती है? कंपनी बायबैक करती क्यों है? या तो मैंने क्या बताया, क्या रीजन है उसके पास? कि पैसा बहुत पड़ा हुआ है, डिविडेंड देने की कोई इच्छा नहीं है, देना पड़ेगा भैया, डिवाइड करना पड़ता है, पैसे की जरूरत थी आपने दे दिया, तब आप मेरे ओनर बन गए। लेकिन ओनर बनने के कारण मुझे हर साल डिविडेंड देना पड़ता है, तो इससे अच्छा मैं अपने शेयर मार्केट से खरीद लूं, तो अब मेरी शेयर होल्डिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, मेरा परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाएगा अगर मार्केट से तुम कम हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? दूसरा रीजन मैंने क्या बताया आपको? टेक ओवर। ठीक है? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं? रीजंस होते हैं। इन्होंने रीजन एकदम एंड में दे रखा है, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाके पहुंचा के आपको लेकर आती हूँ वापस। चलो, क्या लिखा है? कंपनी क्यों बायबैक ऑप्शन लेती है? पहला, अपने शेयर कैपिटल को क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस रिडक्शन में हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या लिखा है? इंप्रूव। क्या होता है अर्निंग पर शेयर? एक शेयर में कितना कमाते हो? मुझे अपनी अर्निंग पर शेयर बढ़ानी है और उन लोगों की बढ़ानी है जिसने ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया। ठीक है? मतलब वो कंटिन्यू शेयर होल्डर रहेगा। कुछ लोग मान जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड कर देती हूँ, आधी क्लास के बच्चे मान जाते हैं बायबैक करने के लिए। तो जो नहीं माने, जो इस कंपनी में कंटिन्यू शेयर होल्डर बने हुए, उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। चलो, या फिर क्या रीजन है? जितना पैसा लगाया है उसमें अच्छा रिटर्न दिखना। अर्निंग पर शेयर को ही उन्होंने घुमाकर बोला है कि भैया आपने 10 रुपए लगाया, रिटर्न आपको 20 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो रिटर्न इतने सारे लोगों में बंटता था, वो अब कितने लोगों में बंट रहा है? कम लोगों में बंट रहा है, तो भैया ज्यादा रिटर्न मिलेगा। प्रोवाइड क्या? आपकी कंपनी के जो शेयर थे ना, मार्केट में उतनी अच्छी वैल्यू नहीं दे रहे थे जितनी देनी चाहिए। कंपनी ने एक अच्छी वैल्यू कोट कर दी आपको। 100 रुपए के शेयर को मैंने बोल दिया 500 दूंगी,
और आप इस शेयर को बेच के निकलना चाहते थे, तो हमने अपने शेयर होल्डर को क्या दिया है, एडिशनल एग्जिट रूट दे दिया। आप चाहो तो मार्केट में भी बेच सकते हो, लेकिन मार्केट में कितने का बिक रहा था, 100 में, कंपनी कितने का दे रही है, 500, तो भैया बेचो निकलो। अंडर वैल्यूड, या फिर क्या लिखा है, जो बहुत ही कम ट्रेड होती है। कुछ कंपनीज के शेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं होते, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं होते। जिसकी ट्रेडिंग ज्यादा मतलब उसका पैसा, उसका वैल्यू भी ज्यादा, जिसकी ट्रेडिंग कम तो उसकी वैल्यू भी कम। तो साफ उन्होंने बोला हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया फॉर एग्जांपल तुम हो, तुम लोग को मेरी कंपनी के शेयर बेचना है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, इस कारण से बेच नहीं पा रहे हो, तो कंपनी ने एक ऑफर देती है कि ठीक है मैं आपको एक रास्ता देती हूँ, तुम मुझे बेचो और निकल जाओ। क्लैरिटी है। और क्या लिखा है, एनहेंस, क्या एनहेंस करना चाहते हैं, कंसोलिडेशन मतलब क्या, सबको एक साथ इकट्ठा करना चाहती है। क्या लिखा है, अनवेलकम टेक ओवर, मतलब नहीं चाहते कि कोई भी आके हमारी कंपनी को खरीद ले। नेक्स्ट क्या लिखा है, सरप्लस कैश है, कैश पड़ा है तो सोचा रिटर्न कर देते हैं, इनका पैसा इनको दे दो। क्या लिखा है, हम एक अच्छा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव करना चाहते हैं, जो डेट इक्विटी रेशियो रहता है ना वो अच्छा करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, क्या लिखा है, स्लगिश मतलब स्लो, बहुत ही कम मार्केट कंडीशन, आपका मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, या फिर क्या सर्व करना चाहते हैं, इक्विटी मोर इफिशिएंटली। तो कुल मिलाकर ये सारे क्या है, बायबैक के रीजंस। तो कंपनी को जो करना है वो अपने खुद के रीजन के कारण ये बायबैक इश्यू करती है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ शेयर्स कम, ठीक है, शेयर होल्डर को जो डिविडेंड बांटना था, अभी मुझे कितने को बांटना था, 100 लोग को बांटना था, 60 लोगों ने बेच दिया, मुझे वापस कर दिया, तो 40 को अब ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड जितना है उतना ही तो देंगे हम। अर्निंग पर शेयर हो गया, ठीक है, अर्निंग सॉरी पर शेयर, हाँ बेटा, हाँ, हम्म, कंपनी की मर्जी रहती है, ठीक है, जनरली वो सबको ऑप्शन दे देती है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग को ज्यादा ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि पर्पज ही क्या है, मार्केट से इक्विटी को कम करना, क्योंकि टेक ओवर ना हो जाए। मेरे पहचान के लोग तो नहीं बेचेंगे मुझे मालूम है, लेकिन ये जनता ना बहुत खतरनाक होती है, लालची होती है, जहां ज्यादा पैसा देखा वहां बेच दिया, तो भाई क्या हो जाएगा, टेक ओवर हो जाएगा, तो वो ज्यादातर इक्विटी शेयरहोल्डर को ऑप्शन देना पसंद करती है, ठीक है। हाँ, ट्राई तो बेस्ट यही रहता है, लेकिन कभी कभार पैसे की जरूरत ऐसी पड़ी जिस कारण से क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी ने रखा होगा भैया मेरे पास 51 होना चाहिए, पैसे की जरूरत पड़ी तो मार्केट में और शेयर इशू कर दिया, तो उसका 51 रहेगा क्या, कम हो जाएगा। अब वो क्या कह रही है, मुझे वापस करना है अपने शेयर को 51, तो खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, शेयर होल्डिंग कम होती जाएगी, मार्केट से जितना पैसा मांगोगे शेयर होल्डिंग उतनी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, आपका प्रपोर्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसीलिए ये दिक्कतें आती है। क्लैरिटी है, चलो। तो बायबैक क्यों करते, रीजन समझ में आया। इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट समझ लिया, फिर आके बस हमें मॉड्यूल में चीजें रीड करनी है, ठीक है। बायबैक की एक लिमिट होती है, बायबैक करने की क्या होती है, एक लिमिट, कितना बायबैक कर सकते हैं, भैया मुझे लग रहा है कि मुझे अपने पास 100% शेयर होल्डिंग रखनी है, तो क्या पूरा बायबैक कर लूंगी, कंपनी लॉ बोलता है ऐसा नहीं, जब पैसे की जरूरत पड़ी थी तब आपने इनसे ले लिया, आज पैसा है तुम्हारे पास बहुत, तो क्या सबसे खरीद लोगे, नहीं, 100% तो बायबैक हम करने देंगे नहीं। अब दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। इन्होंने कहा कि भैया आपको बायबैक कितना करना है, बायबैक अगर कम करना है तो आपको शेयर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप बस बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और हम कुछ परसेंट तक आपको बायबैक करने दे देंगे, कितने परसेंट तक, लैंग्वेज अच्छे से रीड करना, क्या लिखा है, 10%, 10% किसका, इक्विटी को फोकस करना। आपकी कंपनी में बस इक्विटी रहता है क्या, इक्विटी के साथ क्या होता है, प्रेफरेंस भी। इन्होंने कहा आपकी कंपनी का इक्विटी टोटल कितना है ये बताओ, और प्लस कितना फ्री रिजर्व, कहां से देखेंगे, कंपनी के बैलेंस शीट उठाएंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे इस कंपनी का इक्विटी कितना है, इस कंपनी का फ्री रिजर्व कितना है, इसका 10% तक का, इसका 10% तक का अगर आपको बायबैक करना है तो यस आपकी बायबैक की लिमिट 10% तक के अंदर में आती है, तो बोर्ड मीटिंग कराओ, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराओ, आपका बायबैक हो जाएगा, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 10% से ज्यादा करना है, कितना करना है, 20% करना है, तो इन्होंने कहा भैया 20% वाली बात आ रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले बोर्ड मीटिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग करवानी पड़ेगी, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा।
अब ये शोल्डर के पास कितने तक की लिमिट है, इन्होंने कहा कितनी लिमिट है 25%, लेकिन 25% किसका, टोटल पेड अप, जिसमें क्या बोला है उन्होंने, दोनों की लिमिट को अच्छे से ध्यान रखना। हो सकता है कभी कभी कंपनी के पास इक्विटी बस हो, प्रेफरेंस ना हो, तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, फिर इक्विटी देखना है, लेकिन अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस देखना पड़ेगा। अगर बोर्ड मीटिंग करवानी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना है, तो 10% किसका, 10% टोटल पेड अप इक्विटी एंड फ्री रिजर्व भी है ना, बैलेंस शीट में दोनों देखोगे कि बस इक्विटी देख के आ जाओगे, दोनों देखना है। और अगर क्या करवाना है, स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर आपकी लिमिट बढ़ती है, मैक्सिमम लिमिट कितनी बोली उन्होंने, बस 25%, मतलब आप 25% से ज्यादा बायबैक कर ही नहीं सकते। आप कहोगे 100% नहीं, आप कहोगे 70% बोला नहीं, मैक्सिमम आप बायबैक कितना कर सकते हो 25%, लेकिन 25% किसका, टोटल पेड अप, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा एंड फ्री रिजर्व, मत भूल जाना। याद रखा है भैया, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए इक्विटी होता है, यहाँ इक्विटी प्रेफरेंस होता है, और फ्री रिजर्व भूल गए, फ्री रिजर्व दोनों में होता है। ठीक है, क्लैरिटी है बच्चों। चलिए, बट इन केस, कंपनी का हमेशा याद रखना, आप इक्विटी, सिंगल इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी कभी भी कितने से ज्यादा नहीं होगा, 25% से ज्यादा नहीं। तो कितनी बातें पढ़ी हमने, 3। अगर आपकी कंपनी को कम बायबैक करना है, पूछा जाएगा कितना कम, अप टू 10%। 10% किसका, टोटल इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व, तो आपका बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा करना है, मैक्सिमम कितना जा सकते हो, अप टू 25%। 25% किसका, टोटल पेड अप, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों प्लस फ्री रिजर्व। इन्होंने कहा भैया एक साल में, तीसरी बात क्या बोलता है, एक साल में हमेशा याद रखना इक्विटी का कभी भी 25% क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है बायबैक करने की, और साथ में कुछ कंडीशंस भी होंगी। चलिए अब उन कंडीशन को डिटेल में पढ़े, आ जाइए। सबसे पहले इन्होंने बोला है मीनिंग, बायबैक मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदती है उसे हम बोलते हैं बायबैक। जब भी कंपनी बायबैक करेगी, बीइंग अ सीएस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या देखना, सेक्शन 68 से 70 तक की चीजें देखेंगे जो अभी हम यहाँ पे पढ़ी रहे, एक्ट के साथ साथ, कंपनीज एक्ट के साथ साथ क्या देखेंगे, कंपनीज एक्ट के रूल्स, और साथ में उन्होंने कहा अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो भाई आपको तो सेबी की भी बातें सुननी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आप सीएस किसके हो, एक नॉर्मल कंपनी की जो लिस्टेड नहीं है तो कंपनीज एक्ट देखोगे और कंपनीज के रूल देखोगे। अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी के सीएस हो तो आपको 3 चीजें देखनी है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज का रूल्स और सेबी के रेगुलेशंस। मतलब लिस्टेड कंपनी में काम ज्यादा, क्योंकि सेबी उसमें नजर गड़ाए बैठा है। चलिए, इन्होंने कहा सेक्शन 68 पढ़ रहे, बायबैक का सेक्शन क्या है, सेक्शन 68। अब आपका डायरेक्टर आपके पास आता है और बोलता है हमें बायबैक करना है, ठीक है। अब बायबैक करोगे तो साफ साफ इन्होंने बोला आप कर क्या रहे हो, वापस शेयर ले रहे हो, मतलब बदले में क्या दोगे, पैसा। इन्होंने कहा ये पैसा कहाँ रखा हुआ है, कौन सा सोर्स यूज करोगे, तो बैलेंस शीट में उन्होंने बोला कौन सा यूज करेंगे, पहला फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का पैसा यूज करेंगे, या फिर क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, याद आया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5 पर्पस के लिए यूज होता था, बायबैक भी। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोसीड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वापस क्या लिखा है, प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ, अजीब नहीं लग रहा, इन्होंने कहा बायबैक कर रहे हो, बायबैक मतलब क्या, तुम्हारे शेयर्स में तुमसे ले रही हूँ, ऑप्शन है, देना है दो, नहीं देना मत दो भाई, मैं बस एक अच्छा, मैं बेस्ट ट्राई क्या करूंगी, अच्छा रेट देने का, क्योंकि अगर अच्छा रेट दूंगी तभी तो आप मुझे वापस करोगे, ठीक है। चलो, तो अब मैं तुम्हें जो पैसे दूंगी अपनी बैलेंस शीट में से किससे निकाल के दूंगी, पहला फ्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तीसरा क्या लिखा है, और नए शेयर इशू कर दे। तो मैंने शेयर होल्डिंग बढ़ा नहीं ली अपनी, क्या बात समझ में आ रही है, मैंने एक तरफ अपनी शेयरहोल्डिंग कम करना चाह रही हूँ, और कम कैसे कर रही हूँ, बोल रही हूँ पैसा नहीं है, फ्री रिजर्व में पैसा नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा नहीं है, तो भैया मैंने क्या किया, और नए शेयर इशू कर दिए। थोड़ा अजीब है, थोड़ा अजीब है। इन्होंने कहा कि सुनो, ध्यान देना, मैं इक्विटी शेयर होल्डर से क्या कर रही हूँ, वापस इक्विटी शेयर होल्डर से क्या कर रही हूँ, बायबैक कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा इक्विटी से, इक्विटी ही मत फ्रेश इशू करना, बात समझ में आ रही है, क्योंकि डिफरेंस ही क्या रहा, 100 लोगों से लेती हूँ, 100 लोगों से लेती हूँ, लेकिन ये पैसा कहां से आता है कि 100 लोग को पहले इशू कर दूं, तो पहले भी 100 थे अब भी 100, कोई डिफरेंस हुआ क्या, कुछ अर्निंग पर शेयर में कोई चेंज आया क्या। इन्होंने कहा भैया ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये वाली लाइन इसको कनेक्ट करो, नो बायबैक आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द अर्लियर इशू। अगर आप पहले इशू करते हो और फिर बायबैक करने का सोचते हो, उसका पैसा यूज करते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, सेम काइंड के नहीं होने चाहिए। मैं इक्विटी शोल्डर से क्या कर रही हूँ, सर्टिफिकेट ले रही हूँ, उन्हें पैसा दे रही हूँ, और जो मैं पैसा दे रही हूँ कौन से शेयर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस, कौन से शेयर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस।
इन्होंने कहा सेम काइंड के हैं तो आपका बायबैक करने का कोई भी मतलब नहीं है, वेस्ट है ये बायबैक करना। बायबैक करना आपका सक्सेसफुल तब होगा जब आप प्रोसीड यूज कर रहे हो, नए शेयर इशू के हैं लेकिन वो सेम काइंड के नहीं होने चाहिए। मतलब इक्विटी से लूंगी, इक्विटी से शेयर सर्टिफिकेट लूंगी और तुम्हें पैसा दूंगी, लेकिन ये पैसा मैं कहां से यूज कर रही हूँ, क्या सेम मैंने इक्विटी इशू किया, क्या नहीं, प्रेफरेंस इशू किए, तो फिर पॉसिबल है। क्लैरिटी है? तो अब मुझे बताओ, सोर्स, जब मैं बायबैक करने जाऊंगी तो कौन सा पैसा यूज कर सकती हूँ? फ्री रिजर्व। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तीसरा प्रोसीड ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर, लेकिन और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, लेकिन वो सेम काइंड के नहीं होना चाहिए। ये बात अगर आपने नहीं लिखी तो आपकी बातें कंप्लीट नहीं है। आपने कहा कि भैया हम नए शेयर जो इशू किए थे ना, अभी अभी नए शेयर इशू किए, यही बायबैक में यूज करेंगे, तो जो अभी अभी नए शेयर इशू किए ना वो सेम काइंड के नहीं होंगे, ये पॉइंट आना चाहिए। चलिए कंटिन्यू। एक और बात, कंपनी मस्ट हैव एट द टाइम ऑफ बायबैक क्या होना चाहिए? बायबैक तभी करने आना जब अच्छा खासा पैसा हो, जब पैसा ही नहीं हो तो काहे का बायबैक भाई। ठीक है, आप कह रहे हो नहीं है, फ्री रिजर्व में तो नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में नहीं है, तो क्या करो, अभी नए शेयर जो इश्यू किए थे ना उसको यूज करो, लेकिन कंडीशन क्या बोली? सेम काइंड के नहीं, अदरवाइज बायबैक का पर्पज ही फुलफिल नहीं होगा। चलिए, इन्होंने कहा भाई फ्री रिजर्व क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हो फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व वो रिजर्व होता है जो अवेलेबल होता है फॉर दी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, फॉलोइंग नॉट ट्रीटेड फ्री रिजर्व, इन सबको फ्री रिजर्व नहीं बोलते। क्या लिखा है? अनरियलाइज गेन, नोशनल गेन, रीवैल्यूएशन एसेट, सुना ही होगा ये सारी चीजें, रीवैल्यूट कर रहे हैं, ये सब क्या नहीं होता? फ्री रिजर्व नहीं होता है। एनी चेंज कैरिंग अमाउंट एसेट या लाइबिलिटी में, ये सारे फ्री रिजर्व नहीं होते। तो कुछ नहीं, नेगेटिव लिस्ट है। किसकी बात करिए? कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ही तो रहता है वो। वापस, मैंने हर साल प्रॉफिट कमाया, धंधे में लगाया, ठीक है, इसका प्रॉफिट, प्रॉफिट का पैसा ही फ्री रिजर्व में थोड़ा थोड़ा हम शिफ्ट करते चलते हैं, इसी को हम डिविडेंड की तरह यूज करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो या तो क्या कर दो, डिविडेंड बांट दो, और डिविडेंड भी बांटने की इच्छा नहीं है और लग रहा है कि भैया मार्केट में टेक ओवर होने के चांसेस है, तो भैया बाय बैक कर लो। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, चलिए, अब डायरेक्टर आपके सामने खड़ा है, बोल रहा है बायबैक तो करना है। अगर बायबैक करना है तो सबसे पहली फुर्सत में क्या देखोगे? आर्टिकल में ऑथराइजेशन है क्या? या तो होगी या तो नहीं होगी, है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे? ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर करने के लिए क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। और अगर आपकी कंपनी क्या है, अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड है, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। क्या लिखा है? पोस्टल बैलेट, इससे पहले भी समझा चुकी हूं, घर बैठे। ठीक है, समझना वापस। ये है आपकी मीटिंग, इस मीटिंग में अलग अलग तरीके से होती है वोटिंग। पहला वोट मैंने बोला शो ऑफ हैंड, मतलब हाथ खड़े करो, फटाफट काउंट कर लेंगे और हम देखेंगे कि फेवर में जा रहा है डिसीजन या फिर अगेंस्ट में। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा तो मुझे कितने हैंड्स चाहिए होंगे? एटलीस्ट 75% चाहिए होंगे, तो फिर मैं फेवर समझूंगी। ठीक है, चलिए, दूसरा क्या होता है? पोल कंडक्ट करना। पोल कंडक्ट करना मतलब क्या? सब चिट्ठी में लिखना अपना वोट, यस है नो है जो भी है, और बॉक्स में डाल देने का। फिर वो बॉक्स खोलेगा, उसमें काउंट करूंगी, 75% होना चाहिए। अब इन्होंने कहा ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी, कहाँ हो रही थी? मीटिंग में हो रही थी। इन्होंने कहा पोस्टल बैलेट, मतलब एसआरई पास करना है लेकिन घर, मैंने आपके घर में लेटर भेज दिया, पोस्टल बैलेट, पोस्ट कर दिया, एक बैलेट पेपर भेज दिया आपके घर पर। अब उसमें आप टिक करो यस नो है, उसको फोल्ड करो, वापस से रीसेंड करो कंपनी को। कंपनी के पास जितने जितने लेटर वापस आ जाएंगे उसमें वो सारी वोटिंग क्या करेंगे? काउंट करेंगे। लेंदी प्रोसेस। सबसे शॉर्ट प्रोसेस क्या है? मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, शो ऑफ, तुरंत हो गया। ये जो पोल कंडक्ट हो रहे हैं ना, इसमें भी टाइम लगता है भाई, इतने तो मेंबर्स है नहीं, लंबे चौड़े अच्छी खासी लिस्ट है शेयर की। आओ, एक दिन डिसाइड किया जाएगा बॉक्स में, जैसे इलेक्शन होते हैं ना, प्रॉपर बूथ लगता है उसमें डालने का, ऐसे छुपा कर ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर लाइन से डालेंगे, फिर उसके बाद काउंट करना पड़ेगा, उसके लिए एक समय लिया जाएगा, तो ये भी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। फिर इन्होंने कहा भैया ये और, लेकिन ये चीज कहाँ हो रही है? मीटिंग में हो रही है क्या? नहीं, आपको घर पे आ रही है, लेकिन आपको वापस से रीसेंड करना पड़ेगा। हमने आपको भेजा, आपने रिप्लाई नहीं किया, आप हमें दोगे, फिर उसके बाद मैं काउंट करूंगी जब सब तक सबके आ जाएंगे। इसके लिए मैंने एक टाइम दिया होगा कि भाई इतने दिनों में प्लीज मुझे लेटर सेंड कर देना। तो लंबी चौड़ी प्रोसेस, क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी हो,
और बायबैक जैसा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट डिसीजन में पोस्टल बैलेट किया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन में पोस्टल बैलेट। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। अगर हमने घर पे भेज दिया तो सारे शोल्डर के घर पे भेज दिया, घर बैठे टिक करके बस देना ही है, तो पार्टिसिपेशन ज्यादा आएगा, तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास होगा वो थोड़ा सा ज्यादा जेन्युइन। क्योंकि मीटिंग में आए 10 लोग, मीटिंग में कितने लोग आए 10, इन्हीं 10 में से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना मतलब 8 लोग अगर हाथ खड़ा करेंगे तो हम मानेंगे, जबकि है 1000 लोग, मीटिंग में आए इतने कम। क्या बात समझ में आ रही है? घर भेजने से पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ता है। तो क्योंकि आप एक लिस्टेड कंपनी हो, आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा है, प्लीज घर पे भेज दो, रिप्लाई आएगा, काउंट करेंगे। ठीक है, वापस हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी कंपनी को बायबैक करना है तो सबसे पहले अपने आर्टिकल को उठाकर देखो कि आर्टिकल में परमिशन दे रखी है तो आगे कंटिन्यू, नहीं दे रखी तो क्या करने का, ऑल्टर करना, एसआर पास करना। लेकिन यही ऑल्टरेशन के लिए लिस्टेड कंपनी को बोला भैया तुमको मीटिंग में नहीं करवाना, घर पे करवाना है पोस्टल बैलेट। अभी मैंने आपको बताया कंपनी ने डिसाइड किया है अप टू 10%, तो किससे काम चल जाएगा? बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से। क्या लिखा है? मैक्सिमम क्वांटम विद द बोर्ड अप्रूवल, मैक्सिमम क्वांटम विद द शेयरहोल्डर अप्रूवल, जिसमें क्या लगेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन। 10%, ये आपकी बुक ने कंजूसी करी है। 25%, जरा अच्छे से रीड करो क्या लिखा है, पेड अप लिखा है, क्या गलत लिखा है, क्या सही होना चाहिए था? इसमें ओनली इक्विटी होना चाहिए था, और इसमें क्या, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। नीचे उन्होंने इस चीज को ठीक किया है, 10% टोटल इक्विटी दिख रहा है, और यहां अगर कहीं लिखा है टोटल पेड अप, टोटल पेड अप से मतलब क्या है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। अगर सिंगल इक्विटी लिखा है तो वो बस इक्विटी की बात कर रहा है। तो यहां उन्होंने, वो जब भी चार्ट वार्ट बनाने का कुछ ट्राई करती है ना कुछ गलती कर देती है। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट मॉड्यूल बनाते हो ये गलतियां करता है, जहां उसने चार्ट बनाया कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करता है। ये मैं सीएसईटी हो जाए, एग्जीक्यूटिव हो जाए, प्रोफेशनल का मॉड्यूल हो जाए, तीनों में उन्होंने एक जैसी गलतियां कर रखी है एक्चुअली में। मेन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, चलिए क्लैरिटी है, किसका 10%, किसका 25%। चलिए अब मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, एक 10% वाली बात बताई थी, एक 25% वाली बात बताई थी, और तीसरी एक और चीज बताई थी, एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी शेयर का 25% से ज्यादा नहीं। बायबैक अगर कर रहे हो तो कभी भी उन्होंने बोल दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक इक्विटी शेयर, तो फाइनेंशियल ईयर में 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए डेट इक्विटी रेशियो जरा बताओ, बचपन से पढ़ रहे हो, तुम्हारा 11th 12th। डेट एक परफेक्ट स्टैंडर्ड होता है, उसका रेशियो होता है, क्या होता है वो? तो डेट कितना है 2, और इक्विटी कितना है 1। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्टैंडर्ड होता है, इसे मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी कंपनी आइडल रेशियो होता है। कंपनी अगर इस आइडल रेशियो को मेंटेन करके रखेगी तो आपकी कंपनी बहुत अच्छी है ना, शो होती है। साफ इन्होंने बोला सीजी चाहे तो क्या कर सकता है, हायर रेशियो नोटिफाई कर सकता है। अब नोटिफिकेशन आया था 2016 में और उन्होंने ये हायर रेशियो बताया। उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट वाली कंपनीज, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज जो कौन सा काम कर रही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी, या फिर क्या कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला काम कर रही है या हाउसिंग फाइनेंस, तो इनके लिए इन्होंने रेशियो क्या बोल दिया, सरकार है अपनी मनमानी तो करेगी, मतलब वो कितना डेट ले सकती है 6। मतलब नॉर्मल कंपनी को आइडल रेशियो क्या बोला 2:1, और उन्होंने अपने लिए क्या रख दिया 6:1। इन्होंने कहा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज जो क्या काम कर रही है, बैंकिंग का काम कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस, तो तुम कितना डेट ले सकते हो भैया, 6 तक का ले सकते हो। क्लैरिटी है, पक्का? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या है फुल्ली पेड अप शेयर, 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए पूरे मिल चुके। अगर मैं बाय बैक करने जा रही हूँ, इसने मुझे पूरे पैसे दिए नहीं है, बाकी सबने मुझे पूरे पैसे दे रखा है, तो मैं बाय बैक उसी का करूंगी जिसने मुझे, ठीक है, इसने दिए नहीं तो भैया मैं क्यों इसको ऑफर दूं, पहले मुझे पैसे तो दे फिर मैं ऑफर करूंगी बाय बैक का। ठीक है, तो फुल्ली पेड अप शेयर का ही क्या होता है, बाय बैक होता है। इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, आज बाय बैक लेके आती हूँ और मैं कह रही हूँ फिर से लेकर आऊंगी, तो उन्होंने कहा कि प्लीज गैप रखो, कितना, 1 साल का गैप रखो ना, कम से कम 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, वही तो, खत्म ही कर दोगे तुम। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई एक बायबैक पहले खत्म हो जाए, 1 साल का गैप,
फिर वहां से फिर आप बायबैक चालू करो, तो कम से कम 1 साल का गैप तो रखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बायबैक खत्म हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। कितना जल्दी? अब दो कंसेप्ट में कंफ्यूज मत होना। बायबैक स्टार्ट किया तो 1 साल में खत्म कर लो, उसकी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस, अभी प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। अगर एक बार खत्म हो गया तो 1 साल का क्या ले लो, गैप ले लो, फिर दोबारा से चालू करो। मैक्सिमम 1 साल के अंदर खत्म भी कर देना है आपको। डन। ये 1 साल कहां से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम दी स्पेशल रेजोल्यूशन। बायबैक करने की अलग अलग मेथड्स। किन से शेयर्स लेना चाहते हो? एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर से, तुम सब मेरे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर हो। या फिर मैं कहां से लेकर आऊंगी? ओपन मार्केट। भाई लिस्टेड हो तो ओपन मार्केट, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑफर रख रही हूँ, आओ सारे के सारे शेयरहोल्डर, मैं तुम्हें ऑफर देना चाहती हूँ। ये भी एग्जिस्टिंग ही है लेकिन मार्केट ओपन है, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। या फिर कौन आ गए? एम्प्लॉइज को भी दिए थे, एम्प्लॉइज तुमसे भी लेना चाहती हूँ। हमने कौन कौन से सुने? इसॉप सुना है, सेट सुना है, लेकिन होते और भी है। एक परचेज स्कीम भी देखा है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर सीन ऐसा है, कंपनी बायबैक करना चाहती है, हर किसी से ले सकती है। मेथड या तो क्या लेगी? एग्जिस्टिंग शोल्डर, या तो एग्जिस्टिंग शोल्डर के अलावा उन्होंने क्या बोल दिया? ओपन मार्केट भी एग्जिस्टिंग शोल्डर। देखो है तो तीनों के तीनों एग्जिस्टिंग। एम्प्लॉय भी क्या है? एग्जिस्टिंग शोल्डर। बस वो क्राइटेरिया बता रहे, या तो हम एम्प्लॉय को अप्रोच करें, सिंगल एम्प्लॉय को, या तो हम सीधा सबको दे रहे ओपन मार्केट में, या तो हम कुछ लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शोल्डर तुमसे मुझे लेने। क्लैरिटी है। लेकिन क्या मैं जबरदस्ती ले सकती हूँ? मैं कंपनी जबरदस्ती ले सकती हूँ? नहीं, ऑप्शन है। मैं आपको बेस्ट ट्राई करूंगी लालच देने का, अट्रैक्ट करने का, कि भाव आओ मेरे अच्छे, है ना, अच्छे जो आपके 100 रुपए की चीज मैं उसे 500 रुपए में दे रही हूँ, ठीक है। चलिए हेडिंग देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विश करना मतलब खत्म कर देना, ठीक है। तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास आ गए, डिस्ट्रॉय करके खत्म करूंगी ना, आग लगा दूंगी। एक्चुअल में डिस्ट्रॉय करने होते, खत्म करने होते, क्योंकि किसी और के हाथ में। अब दो चीजें, अगर तुम्हारे पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तो तुम मुझे दोगे और मैं उसे खत्म करूंगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो मैं ये काम किसको बोल दूंगी? डिपॉजिटरीज को। जिसने इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, कन्वर्ट किया है, उसको जाकर बोल दूंगी भाई इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया था, अब इसे खत्म भी करो, ठीक है। चलो, तो क्या लिखा है? कब फिजिकली आपको शेल एक्सटिंग्विश, फिजिकली डिस्ट्रॉय दी शेयर सिक्योरिटी जो भी आपने बाय बाय किए, कितने दिन के अंदर? जिस दिन बायबैक खत्म, वहां से 7 दिन का समय कि बायबैक खत्म हो चुका है, सारे शेयर सर्टिफिकेट आपके पास आ गए, अब इसको खत्म करो, जलाओ, फाड़ो, फेंको, जो करना करो। और इसके भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। 2 लोग खड़े रहेंगे जब ये हो रहा होगा एज अ एविडेंस कि सच में तुमने जलाए खत्म किए हैं कि नहीं। जिसमें से एक कौन होता है? कंपनी का डायरेक्टर वायरेक्टर रहते हैं। इसमें सीएस नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोला जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोले तो सीए खड़ा रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिस है, ठीक है। तो यहां लिस्टेड कंपनी जब आती है तो रूल्स रेगुलेशंस बढ़ जाते हैं। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्या लिखा है? हुँ? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं रहता। वो ऑडिटर को खड़ा कर दिया ना, काम बन जाएगा ऑडिटर से। चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है? प्रोहिबिशन मतलब मना करके रखा है टोटल, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर मत करना। भाई तुमने क्या बोला? मार्केट से टेक ओवर का टेंशन था, या फिर आप क्या कह रहे हो? अर्निंग पर शेयर बढ़ाना चाहते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो। ये सारे पर्पसेस थे। जब ये सारे पर्पसेस थे तो आपने क्या किया? बाय बैक किया। तो क्या आपको नए शेयर इशू करने दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे तो फिर से बढ़ जाएंगी चीजें। रीड करेंगे, जनरल रूल नहीं कर सकते, एक्सेप्शन है। कंप्लीट, where a company complete a buyback of its share, other specified security under this section shall not further issue of, क्या लिखा है? सेम काइंड को तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, मतलब अदर क्या आप कर सकते हो, ठीक है। और क्या लिखा है? अदर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग अलॉटमेंट ऑफ न्यू शेयर। सेक्शन 62 हमने पढ़ा है, सेक्शन 62 हमने पढ़ा है। 62 का 1 A B C, राइट इशू, इसॉब, याद आ गया? वेरी गुड। अब मुझे जरा बताओ, लैंग्वेज अच्छे से रीड करो। सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 क्या था? राइट इशू था। लिख लो वहां पे राइट इशू। ये लोग सेक्शन नंबर यूज करेंगे, है ना। अब हमें याद रहे ना रहे तो इसलिए हम राइट इशू पहले लिख दें, ये राइट इशू की बात कर रहे हैं।
अब एक बार लैंग्वेज रीड करना सीखते हैं, इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। इन्होंने साफ बोला एक बार अगर बायबैक कंप्लीट होता है तो आप क्या नहीं करोगे, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर नहीं करोगे। कौन से नहीं करोगे, सेम काइंड नहीं करना है, मतलब नहीं करने की लिस्ट है। और क्या नहीं करना है, इक्विटी शेयर भी इशू मत करना। बात समझ में आ रही है? तो क्या क्या नहीं करना, सेम काइंड के मत करना और राइट इशू मत लेकर आना। इक्विटी जो आप राइट इशू में दे रहे हो, ठीक है, क्लियर है। अदर्स पे कब, विद इन कितने टाइम तक के लिए उन्होंने बोला नहीं करना, 6 महीने तक ना आप राइट इशू लेके आओगे, 6 महीने तक ना आप सेम काइंड के लेके, मतलब 6 महीने बाद आप कर सकते हो। एक्सेप्ट, जहां एक्सेप्ट आ गया मतलब अब बात क्या होने वाली है, ऑपोजिट, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, क्योंकि आप क्या करोगे बोनस शेयर में, कैपिटलाइजेशन ही करते हो, प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन ही करते हो। और क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ वारंट, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये कुछ इसॉप सा लग रहा है, वही है, ठीक है। स्वेट इक्विटी, कुछ खून पसीने की कमाई थी, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ क्या लिखा है, प्रेफरेंस शेयर, क्या होता है कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया इनटू इक्विटी। इन्होंने बोला पहली बात, हम आपको फर्दर शेयर इशू करने नहीं दे रहे, ये बात समझ में आ गई। फर्दर शेयर में क्या क्या इशू नहीं करने देंगे, 6 महीने तक सेम काइंड के नहीं करने देंगे, और इक्विटी में राइट इशू जो दे रहे वो नहीं देंगे 6 महीने तक। इसके बाद की कहानी जितनी भी है ये सारी चीजें अलाउड है, ठीक है। क्या अलाउड है, क्या अलाउड है, पहला क्या अलाउड है, बोनस अलाउड है। दूसरा क्या लिखा था, लाइन से पहले एक बार चलते हैं ना, कन्वर्ट कर रहे, कन्वर्ट क्या कर रहे, वारंट कन्वर्ट कर रहे। तीसरी चीज क्या लिखी है, इसॉप। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्वेट। और क्या लिखा है, प्रेफरेंस को कन्वर्ट कर रहे, प्रेफरेंस को कन्वर्ट करे, और 6 किसको कन्वर्ट करे, डिबेंचर। थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे। बोनस हम सब जानते हैं, बोनस में हम प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्होंने कहा हम दे सकते हैं, प्रॉफिट उठा के देना, यहां पर भी प्रॉफिट से निकाल के दे रहे थे। वारंट, प्रेफरेंस और डिबेंचर, ये तीन चीजें क्या बोल रही है, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करके वो क्या करेंगे, इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी। ये चीजें पहले से ही तय हो गई थी, समझना, ये चीजें पहले से ही तय हो चुकी थी। अभी वारंट क्या होता है समझ लो, बस एक डॉक्यूमेंट है जिसे कन्वर्ट किया जा रहा है। प्रेफरेंस क्या होता है जानते हो, डिबेंचर क्या होता है जानते हो। तो अभी जो चीज जानते हो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैंने जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 2 साल पहले, तभी ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख दिया था कि यार ये इतनी तारीख को कन्वर्ट हो गए। अब बीच में आप बायबैक लेकर आ गए हो, वो 6 महीने का टाइम बीच में आ गया, तो तय तो पहले से हो चुका था ना। इन 6 महीने में अगर ये प्रेफरेंस कन्वर्ट होता है, ये डिबेंचर कन्वर्ट होता है, तो आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये बातें पहले से डिसाइडेड थी। क्लैरिटी है। सेम अभी वारंट के केस में, सेम अभी वारंट के केस में समझो ये एक डॉक्यूमेंट हो जो आगे चल के क्या होगा, इक्विटी में कन्वर्ट होगा। शेयर वारंट क्या होता है बताऊंगी, ठीक है। अभी लेकिन वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अभी समझना ये है हम कर रहे हैं क्या, हम क्या कर रहे हैं, बायबैक। इन्होंने कहा जब भी बायबैक आपका कंप्लीट होता है वहां से 6 महीने तक, वहां से 6 महीने तक आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं कर सकते, पहला सेम काइंड के शेयर इशू नहीं करोगे, दूसरा क्या नहीं करोगे, राइट इशू नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन 6 महीनों में आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। पहले कन्वर्जन वाली बात है, ये 6 काम कर सकते हो। इन 6 कामों में से पहला किसको पकड़ रही हूँ, कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्ट होने वाली बातें आज थोड़ी ना डिसाइड हुई इन 6 महीनों में, ये तो 2 साल पुरानी बातें हैं। ये कोइंसिडेंस है कि इन 6 महीनों में डेट हमने ये दे रखी है, हमने तो आज डिसाइड कर दिया ना कि कब कन्वर्ट होगी, 2 साल बाद सितंबर में होगी, आज डिसाइड हो गया। तो उन्होंने कहा वो डेट अगर इन 6 महीनों में आई है तो आप इन्हें रोक नहीं सकते। क्या पहला एक्सेप्शन समझ में आया, 3 कन्वर्जन वाले केस। फिर बोनस, बोनस उन्होंने बोला क्या करते, प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ इतना तामझाम नहीं है। अब इसॉप आ जाओ, इसॉप क्या था, 5 साल तक काम करो तब मिलेंगे, मतलब पहले से डिसाइडेड है ना, तो इसॉप भी डिसाइडेड है। स्वेट क्या बोलता है, पुराना रिवॉर्ड दे रहे, ठीक है, ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड को हम रोक नहीं सकते एम्प्लॉय की चीजों को, तो भाई
इसे भी रोका नहीं जाएगा। तो बच्चा इस तरीके से ये सारे एक्सेप्शन पड़े हैं। तो कुल मिला के इन 6 महीनों में 2 काम को रोका गया। वो 2 काम क्या है? सेम काइंड के शेयर इशू नहीं करेंगे और राइट इशू मत लेकर आना, क्योंकि आप खुद से लेकर आ रहे हो। लेकिन जो चीजें पहले से तय है इनको आप रोक सकते नहीं हो, ये एक्सेप्शन है, मतलब इन 6 महीनों में काम कर सकते हो। क्लैरिटी है? पक्का पक्का? हाँ बेटा बोल। देखो, अब हम कह रहे हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर को बाय बैक कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक बार में ना एक ही प्रोसेस करो। एक्चुअली में बहुत सारी प्रोसेस की ना कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो एक बार में इतने काम करोगे तो कोई ना कोई लॉ क्या करता है? सफर कर जाता है। किसी में कुछ डेज बोलते हैं, किसी में कुछ डेज। तो हम नहीं चाहते बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, इसीलिए किया जाए। लेकिन ये चीजें क्योंकि पहले से तय है, कायदे से ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहले से डिसाइडेड है, इस कारण से इन्हें अलाउ किया गया है। कि कोइंसिडेंस है ना कि 2 साल पहले डिसाइड हो गया, तुम इस टाइम पे बाय बैक लेके आते हो तो हम अलाउ करें, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स ना हो। मेन प्रोसेस यही होता है, मेन पर्पस यही होता है। क्लैरिटी है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? ये तो रिपीट है। बायबैक का ड्यूरेशन कितने? हम हम्म बस 6 महीने, 6 महीने के बाद जो करना कर लो। नहीं 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 नहीं, ये 6 महीने को फोकस करो। इन 6 महीने में बायबैक खत्म हुआ, 6 महीने तक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सेम काइंड और राइट इशू नहीं। इसी 6 महीने की बात हो रही है, इन 6 महीनों में ये 6 काम कर सकते। क्लियर है बच्चों? चलिए रिपीट हेडिंग क्या लिखा है? नहीं नहीं ये रिपीट नहीं है, सॉरी। पीरियड कितने टाइम पर खत्म हो जाना है, ये हमने पढ़ा था 1 साल में। इन्होंने कहा कि विंडो ओपन रखनी पड़ेगी। विंडो ओपन रखनी पड़ेगी, किस चीज की विंडो? मैंने ऑफर दिया है कि मैं आपके शेयर बाय बाय करना चाहती हूँ, कितने लोग इंटरेस्टेड है? बेटा एक बच्चा है जो सो रहा है हमारे बीच, जो हमेशा ही सोता है, सुबह की भी क्लास में सोता है। पक्का? तो मैंने भी क्या पढ़ा है? हाँ क्या है? बायबैक पीरियड में क्या बोला मैंने अभी? सोने वाला था, मैंने रोक दिया। चलो वापस आ जाओ, वापस वापस। सुबह भी पढ़ाओ, कभी भी पढ़ाओ, सोता रहता है नालायक। विंडो ओपन करके रखनी है। मिनिमम कितने दिन के लिए? 15। मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 30 डेज। कंसेप्ट क्लियर है? कंपनी की मर्जी, जितना करना है करना है। 15 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। जिस दिन मैंने लेटर ऑफर दिया, लेटर ऑफर क्या? बायबैक का ऑफर जो दिया मैंने, ठीक है। इस ऑफर को जब भी मैंने आप तक पहुंचाया, विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। 2 बच्चे जो साथ में बात करें प्लीज अलग अलग हो जाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ओपन रखने का। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी अग्री। अगर सारे के सारे लोग क्या हो गए? तैयार हो गए, तो हम 15 दिन से कम भी कर सकते हैं। कुछ सुना सुना सा लग रहा है। 7 डेज कहीं पढ़ा था हमने, राइट इशू में पढ़ा था हमने ये सारी चीजें, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? और मैंने ऊपर क्या लिखा है? देखो कुछ नहीं, सिंपल क्या लिखा है हेडिंग समझो। बायबैक का रजिस्टर, क्या होगा ये रजिस्टर में? उनका नाम और उनकी डिटेलिंग लिखी होगी। तो ये सारी चीजें एक बार खुद रीड करना। फॉर्मेट कहाँ दे रखा है? खुद से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्म खोलना SH10 वो पूरी आपकी हेल्प करते हैं। वो कहेगा रजिस्टर ऐसे ऐसे बनाना, पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें, ये आप खुद रीड करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? लेटर ऑफर डिस्पैच करना है। कौन किसको डिस्पैच कर रहा है? कंपनी डिस्पैच कर रही है, किसको? शेयर होल्डर्स को। लेटर ऑफर डिस्पैच करो सारे के सारे शेयर होल्डर्स को इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग दी सेम टू आरओसी। इसका मतलब पहले किसको देना है? आरओसी को। फिर इसके बाद किसको देना है? सारे एग्जिस्टिंग शोल्डर को। बट नॉट लेटर देन 21 डेज फ्रॉम इट्स फाइलिंग दी आरओसी। मतलब 21 दिन का समय है इन दोनों के बीच में। फिर से रीड करो क्या बोल रहा है। जब आप दोगे तो प्लीज ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। 21 डेज के अंदर अंदर फटाफट आपको जिस दिन आरओसी को दिया वहां से 21 दिन का समय है, शोल्डर को भी दे दो। जैसे शोल्डर को दिया तो 15 से 30 दिन का आपका विंडो ओपन होनी चाहिए। क्लैरिटी है? बोलो। अब उन्होंने कहा आपने पूरा पूरा बाय बैक कर लिया है, आरओसी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट दोगे? अब फॉर्म का नाम अभी थोड़ा सा होल्ड पर। क्या तुम लोगों ने एसआर पास किया था? क्या तुमने एक लेटर ऑफर ड्राफ्ट किया था, आरओसी को दिया था? ये क्या है? इंसॉल्वेंट सुना है हमने। सॉल्वेंट क्या होता है जरा बताओ? पैसा है। बायबैक आप तभी करोगे जब आपके पास पैसा होगा। प्लीज डिक्लेरेशन दो।
बोलना नहीं है ओरली, लिख कर रिटर्न प्रूफ दो डायरेक्टर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तुम एकदम सॉल्वेंट हो तो सॉल्वेंसी का एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कंपनी शेल फाइल आरओसी रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ ऑफर, डिक्लेरेशन देगी। उन्होंने कहा फॉर्मेट SH9 में दे रखा है, ठीक है, वो SH9 का फॉर्मेट कॉपी करो और डिक्लेयर करो कि हम दिस दिस इस कंपनी से बिलोंग करते हैं, बीइंग अ डायरेक्टर हमने अपनी कंपनी के पूरे मैटर्स अफेयर्स देख लिए, हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये पैसा हम शेयर होल्डर को भी दे देंगे जिनके शेयर हम खरीद रहे हैं, और फिर भी हमारे पास स्टिल पैसा रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो प्लीज इन्होंने कहा साइन करके देना, एटलीस्ट दो डायरेक्टर, दो डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक डायरेक्टर तो क्या होना चाहिए, MD का साइन चाहिए हमें, उसका ठप्पा चाहिए कि सच में सॉल्वेंट हो कि नहीं हो, ठीक है, इफ एनी, एंड बाय द एफिडेविट साथ में देना पड़ेगा कि भैया हमने जितनी बातें लिखी एकदम सही है, और 1 साल तक कोई भी इंसॉल्वेंट वाली सिचुएशन नहीं आएगी। मतलब हमारे पास अभी तुरंत में हमारे पास अच्छा खासा पैसा है, और आने वाले 1 साल में इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन नहीं आएगी। मतलब कोई भी अगर क्रेडिटर बैठा है तो हमारे पास भरपूर पैसा रखा हुआ है उन क्रेडिटर को पैसा देने के लिए। ये सब डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको अलग से लेटर देना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट फेक हो सकती है, बिल्कुल फेक हो सकता है। अगर आपने खुद साइन कर दे दिया है तो हम NCLT में ये प्रूफ लगाएंगे आपने तो लिख कर बोला था। हम खुद से बैलेंस शीट देख के अज्यूम नहीं करने वाले, आप लिखकर भी दो, बैलेंस शीट भी देखेंगे हम और आप लिखकर भी दो, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं, बस आपसे फॉर्मेलिटीज बढ़ा दी ताकि डरो तुम साइन करने से पहले अगर झूठ है तो। क्लैरिटी है? पहला पहला डॉक्यूमेंट क्या था, स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा क्या था, लेटर ऑफर। तीसरा क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी। नेक्स्ट रिटर्न कि सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है बायबैक का। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी ने जो बोला है, सेबी को भी ROC को भी सबको ये डिक्लेरेशन देने का कि काम कंप्लीट हो। कुल मिलाकर अब हेडिंग देखो, हेडिंग क्या बोलता है। ROC को क्या क्या फाइलिंग करोगे, MGT 14 करोगे, क्योंकि क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। लेटर ऑफ ऑफर का फॉर्मेट दे रखा है SH8 में, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का फॉर्मेट दे रखा है SH9। इन सारे फॉर्मों के नाम याद नहीं रखने, नाम याद रखना है बस, कि ये सॉरी काम याद रखना है, नाम याद नहीं रखना, काम याद रखना है। काम क्या है, लेटर ऑफर, स्पेशल रेजोल्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी और रिटर्न कि काम अच्छे से कंप्लीट हो गया। इनके फॉर्म के नाम पर मत जाना, क्योंकि कब SH8 9 7 10 15 हो जाएगा हम नंबर में गुत जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ नाम याद रहे, सॉरी काम याद रहे, बार बार गलती हो जा रही, देखो मैं भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो ROC को क्या क्या देने का, ROC को क्या क्या देने का, स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा लेटर ऑफर, नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, नेक्स्ट रिटर्न। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में क्या लिखा होगा, हमारे पास अच्छे खासे पैसे हैं और आने वाले 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी, जो क्रेडिटर आएगा मुंह पे पैसा मारेंगे हम उसके, अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। अब फाइनली शपथ पत्र, चलो कंप्लीशन ऑफ दी क्या लिखा है। अब समझना, मैंने सबको ऑफर दिया, ओपन मार्केट में दे दिया, सब लोग आकर मुझे बोलते कि हाँ हाँ हम तैयार, हम तैयार है। वेरीफाई करूंगी सही शेयर होल्डर आ रहे कि नहीं आ रहे, फेक तो नहीं आ रहे, हो सकता है फेक आने के, है ना, फेक लोग आ सकते हैं। तो प्लीज कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने की, कंपनी शेल कंप्लीट करेगा वेरिफिकेशन ऑफर। कितने दिन का समय दिया, 15 डेज। ये 15 दिन कहां से, जब भी विंडो जो मैंने बोली थी ना, मिनिमम विंडो कितने दिन के लिए ओपन करना है, मैक्सिमम कितना, कंपनी चाहे तो 15 से कम भी कर सकते हैं कि सारे शोल्डर माने। तो मेरी कंपनी ने डिसाइड किया कितने दिन के लिए विंडो ओपन होगी, 20 डेज के लिए ओपन हो गई। जैसे ही 20वां दिन खत्म हुआ, सारे ऑफर आ चुके होंगे, वहां से 15 दिन, वहां से 15 दिन क्या करने का, क्या करने का, क्लोजर। जब भी क्लोज हो गई वहां से 15 दिन इन्होंने क्या बोल दिया कि प्लीज डीम टू बी एक्सेप्ट अनलेस कम्युनिकेशन ऑफ द रिजेक्ट। मैं चेक करूंगी, 15 दिन का समय है, इन 15 डेज का समय है, यहाँ मुझे सब चेक करना है कि सही आए हैं कि नहीं, वेरीफाई करना है। अगर सारी चीजें सही है, अगर मैं कुछ नहीं बोलती शांत हूं, मतलब जितने ऑफर आए हैं ये सब क्या हो गए, एक्सेप्ट हो गए, मुझे बताना पड़ेगा कि ये रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट है, उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है हमें, जो भी है, इन्फॉर्मेशन कम मिली, इनकम्प्लीट मिली, वट एवर, ठीक है। तो इन 15 दिनों में कंपनी को खुद से रिजेक्शन बोलना है। अगर कंपनी शांत रहेगी, मुंह पे दही जमा के बैठी रहेगी, दैट मीन्स मान लिया जाएगा कि कंपनी ने क्या किया है, सारे बायबैक के
ऑफर को अप्रूव कर दे, अदरवाइज बोलोगे तो रिजेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? 15 दिन का समय। नेक्स्ट फाइनली क्या बोला, चलिए अलग से बैंक अकाउंट ओपन करो, बहुत पैसा है बोल रहे हो ना, एक अकाउंट में अलग से पैसा रखो, ठीक है, पहले से रखो। तुम लोग पहले ऑफर जब एक्सेप्ट ऑफर दोगे, एक्सेप्ट कर दूंगी तो सीधा तुम्हारे अकाउंट में क्या कर दूंगी, पैसा डाल दूंगी। मतलब कि अलग से एक अकाउंट ओपन करो, उसमें पूरा पैसा डिपॉजिट करो, कितने दिन के अंदर, विद इन 7 days, जो भी टाइम स्पेसिफाइड किया है वहां से 7 दिन के अंदर पैसा डालने का। इन्होंने कहा अब इस पैसे को डाल तो दोगे इसमें से, क्या करोगे फिर उससे, पेमेंट करोगे सारे शेयर होल्डर को, जिसने भी बोल रखा है कंसिडरेशन कैश में दोगे टू दी शेयर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर जिसने एक्सेप्ट किया था ये हमारा ऑफर कि हम बायबैक करना चाहते हैं, उन्होंने जिन जिन ने बोला हाँ हाँ हमने उनको पैसा पकड़ा दिया। और ये क्या लिखा है, कुछ लोगों को हमने रिजेक्ट कर दिया। जब आपने ऑफर एक्सेप्ट किया ना तो में आपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी मुझे दिया है, अगर फिजिकल है तो इलेक्ट्रॉनिक जाएगा, तो सर्टिफिकेट दिया है। अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो पैसे दिए और इसको मैं आगे चल के डिस्ट्रॉय कर दूंगी, या तो मैंने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कर दिया तो आपका सर्टिफिकेट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। सब 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 दोगे, हम ऑफर सब कुछ दे दोगे तुम लोग हमें। अब मैंने ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो सर्टिफिकेट मेरा, अब मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। हाँ, अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया पहले तो तुम्हारे सर्टिफिकेट रखे मेरे पास ही है, रिजेक्ट हो गए तो मैं अब आपको लौटाऊंगी। फुल्ली पेड अप, ये था ना हमारा पार्टली पेड अप वाला, ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट बना के लाता है, फुल्ली पेड अप हूं मैं, रख अपना सर्टिफिकेट, गलत है तेरा, ठीक है, ठीक है। चलो 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 वापस, अदर पॉइंट्स टू बी कंसीडर, क्या लिखा है, बहुत सारे लोग आ गए, हमारी लिमिट ही 25% की थी, हमने ओपन मार्केट में सबको दे दिया, सबने बोला इस कंपनी के शेयर हमें नहीं रखने और अच्छा रेट आप दे रहे हो तो हम इसे बेचना चाहते हैं, ज्यादा लोग आ गए तो क्या सबके बायबैक कर देंगे, प्रपोर्शनेट बेसिस, सबके थोड़े 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 बायबैक करेंगे, जैसे थोड़े थोड़े शेयर अलॉट होते थे ऐसे ही थोड़े थोड़े बायबैक, 10,000 20,000 30,000, इसने कहा मैं सब देना चाहता हूँ, ऐसे सब लोग आ गए, लेकिन मेरी लिमिट तो क्रॉस हो रही है ना, तो अब मैं क्या करूंगी, 10 है 5 करूंगी इसके, 20 थे इसके 10, 30 थे इसके 15, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो कंपनी फिर प्रपोर्शनेट बायबैक करेगी। यहां पर उन्होंने कहा कोई भी बात अगर आपने नहीं मानी तो हम लगाएंगे भारी भरकम पेनल्टीज। क्या ये बायबैक समझ में आ रहा है, क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी बना लोगे तुम लोग, पढ़ भी लोगे बना भी लोगे, वेरी गुड, देखो कितना लंबा चौड़ा है। बायबैक समझ में आया, बायबैक का मीनिंग जल्दी बताओ, बायबैक का मीनिंग क्या है, जब कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद लेती है उसे बोलते हैं बायबैक। मेथड पढ़े थे हमने, कितने मेथड थे, 3, एग्जिस्टिंग शोल्डर, ओपन मार्केट, एम्प्लॉइज से, क्लियर है। सोर्स हमने पढ़े थे, पैसा कहां से लाएंगे, प्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू, जो न्यू इशू किया लेकिन वो सेम काइंड के नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब पहले आर्टिकल में देखो, फिर ऑल्टर करो अगर नहीं है परमिशन, ठीक है, फिर आप बोर्ड मीटिंग कराओगे या फिर जनरल मीटिंग, इट्स डिपेंड कि कंपनी कितने परसेंट तक का बायबैक करे। बोर्ड मीटिंग में अगर बायबैक करना है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10% किसका, टोटल पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व। कुछ पूछ रहे हैं क्या, नहीं। दूसरा, जनरल मीटिंग में मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 25% किसका, टोटल पेड अप इक्विटी प्रेफरेंस दोनों प्लस फ्री रिजर्व। क्लैरिटी है, एक फाइनेंशियल ईयर में कभी भी इक्विटी का 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पुराने से रेटिफाई नहीं कर सकते, प्रोराटा बेसिस में अभी कर लो, 1 साल का रुको फिर दोबारा ले आना और लिमिट बढ़ा लेना, ठीक है। तुम्हें लगा था शायद ना हो पाए लेकिन हो रहा है ना, तो फिर रुक कर करना, ठीक है। हाँ ट्राई करते हैं पूरे मिल जाए, क्योंकि उनका पर्पस ही क्या है, हमारे पास आ जाए सब। हाँ, प्रपोर्शनेट करना है तो नया वो प्रिंट करके देंगे, वही वही वही, ठीक है, प्रिंट करके प्रॉपर नया दिया जाएगा। क्लैरिटी है। सेक्शन 69 जरा हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है, पहली बार सुन रहे हो, कहां सुना है, CRR अकाउंट,
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, क्या होता है ये अकाउंट, जरा मुझे बताओ। गुड। समझो अब, हम कह रहे हैं हमें बायबैक करना है, पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। अगर बहुत पैसे, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपने फ्री रिजर्व यूज किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किया है, तो पैसे नहीं है कैसे पता चलेगा? जब आपने अभी जो नए शेयर इशू गए थे, ठीक है, हम कह रहे हैं हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक है, हम तुम्हारे सर पे एक काम रख देते हैं। मैंने कंपनी परचेज इज ओन शेयर, कहां से? बस इन्हीं दोनों अकाउंट की बात हो रही, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके पास तीन सोर्स है, लेकिन आपने कौन से दो सोर्स यूज करे? फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये सबूत है कि आपके पास अच्छा खासा सरप्लस अमाउंट रखा हुआ है। तो एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का मुझे क्या करना था? बाय बैक करना था। सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द परचेज, कितना कितना परचेज करने का सोचा है? 10 लाख तक के शेयर्स में परचेज करूंगी आपसे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, 10 लाख और लेके आओ जाओ, बहुत पैसा है ना आपके पास। टोटल कितने लेके आओ? 20 लाख। 10 लाख के शेयर्स खरीदोगे तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ठीक है। और इन्होंने कहा जो परचेस करने वाले हो ना, उतने तक का आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, किसमें? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। मतलब कुल मिला के आपको पैसे की कितनी जरूरत? 20 लाख। 20 लाख अपने रिजर्व में डालो, ठीक है, सॉरी, 10 लाख अपने रिजर्व में डालो और 10 लाख आपको क्या दे दो। ये तब करना है जब आपके पास पैसा बहुत है। और ये पैसा बहुत है पता कैसे चलता है? अगर ये दो अकाउंट आपने यूज किए। तो कुछ नहीं, फ्री रिजर्व से निकालो 20 लाख पूरे, जिसमें से 10 लाख किसे दे दो? आपको बांट दो, आप वो मेरे कंपनी के शोल्डर जिनको बायबैक का ऑप्शन दिया, और बाकी के 10 लाख कहां डाल दो? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। क्योंकि ये अकाउंट बनता है समय समय पर, जो भी पैसा जिसको आपको रिटर्न करना है, ठीक है, तो आप शो कर रहे हो कि हमारी कंपनी वीक नहीं है, हमारी कंपनी क्या है? सॉल्वेंट है, अच्छा खासा पैसा है। तो इसी साल हमने उतना ही अमाउंट जो लोगों को हमें चुकाना था, वो हमने रिजर्व में डाल दिया और कुछ हमने दे दिया। तो हम बहुत स्ट्रांग है, ये हम आपको शो कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर बायबैक करने का सोच रहे हो, बायबैक से फायदा है कि नुकसान? कंपनी को तो फायदा दिख रहा है, एक बार शोल्डर के बारे में सोचो। आप शोल्डर की शोल्डिंग खत्म कर रहे हो, मतलब पावर खुद पे रखना चाह रहे हो, वोटिंग पावर खुद लेना चाह रहे हो, डिसीजन खुद के लेना चाह रहे हो। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि भाई कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है, इस कैश को आप दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, कंपनी को और बड़ा बनाने के पर्पस में लेकर जाओ। लेकिन आपको तो क्या पड़ी है? बटोरने की, अपने पास लेकर आने की। तो क्यों ना भविष्य में जिनको पैसे देने हैं उसका रिजर्व पहले क्या कर दो? मेंटेन, और उतना ही करो, ताकि आपके सर पे जब डबल बर्डन आएगा, हमें क्या लगेगा? 10 लाख तो है, 10 लाख में काम बन जाएगा। तो लॉ ने क्या बोल दिया? 10 लाख नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 20 लाख चाहिए। तब तुम्हें लगे नहीं यार 20 लाख नहीं है, तो एक काम करते अभी बायबैक नहीं करते। बात समझ में आई? तो इसलिए सेम अमाउंट इन्होंने क्या बोल दिया? आपको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, ताकि बर्डन फील करोगे तो ये वाली बायबैक का ऑप्शन छोड़ दो। क्लैरिटी है? हेडिंग बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखो इसमें। एक इंपॉर्टेंट मैंने वो 10% 25% वाली लिमिट एक इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? कुछ सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं जिसमें बायबैक करना आपको अलाउड नहीं है। क्या सब्सिडरी कंपनी समझते हो? क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी समझते हो? चलो सबसे पहले बताओ सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन में। दूसरा, बाय वोटिंग पावर 51% वाली, ठीक है, मोर देन हाफ मतलब कि 50 से ज्यादा। अब इन्होंने सब्सिडरी कंपनी का मीनिंग नहीं बताया है, मैं आपसे पूछ रही हूं। मान लो एग्जाम्पल, टाटा मोटर। टाटा मोटर क्या है? एक कंपनी। वो बायबैक करना चाहती है अपने शेयर। हम टाटा मोटर हम बायबैक करना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर से क्या लेना चाहते हैं? शेयर्स वापस लेना चाहते हो। मैं शेयरहोल्डिंग कम करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया? थोड़ा सा घुमा फिरा कर मैनिपुलेट करने का ट्राई किया। मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी को अप्रोच किया। मैं डायरेक्टली नहीं खरीद रही हूँ, खरीदना डायरेक्टली है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप इनडायरेक्टली अपनी सब्सिडरी कंपनी को पकड़ते हो। सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? टाटा एलेक्सी है। इस टाटा एलेक्सी को क्या बोला? तुम मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो। एक काम करो, क्यों खरीदो भाई? ताकि मार्केट में हम क्या कर सके बच्चा? चीजों को मैनिपुलेट कर सके, हम दिखा सके, हम दिखा सके। हर किसी को नहीं पता होता बच्चा कौन होल्डिंग है कौन सब्सिडरी है, ठीक है। हम क्या दिखा रहे? ओपन मार्केट है, स्टॉक मार्केट में खरीद बेच रहा है, तुम्हें क्या मालूम कौन तुम्हारे शेयर खरीद रहा है, किससे तुम खरीद रहे हो, कुछ पता चलता है क्या?
कुछ नहीं पता चलता। तो भैया आपके शेयर्स आप क्या करवा रहे हो, ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हो कि मार्केट में ना आपके टाटा मोटर्स के शेयर्स ना बहुत ज्यादा डिमांड में है, देखो दूसरी कंपनियां खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो आप अननेसेसरी क्या कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो इन्वेस्टर को, जिस कारण से आपकी शेयर प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जबकि आप कर क्या रहे हो, बाय बैक। आप फॉर एग्जांपल मैं आईटेक्स, मैं अपने खुद के शेयर होल्डर से शेयर्स नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खरीदूं तो बाय बैक कहलाएगा। मैंने घुमा के अपनी सब्सिडी को बोला तुम मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो, और इससे क्या हो जाएगा, एक तीर से मेरे दो निशान हो जाएंगे। तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाएगा और तुम पे तो कंट्रोल मेरा ऑलरेडी है। और दूसरा क्या, मार्केट में इसकी शेयर वैल्यू भी अपने आप बढ़ गई। तो मैं एक तरीके से मैनिपुलेट कर रही हूं। तो साफ इन्होंने बोला प्रोहिबिटेड है कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने खुद के शेयर्स किससे नहीं खरीदवाएगी, अपनी सब्सिडी से खरीदने को नहीं बोलेगी। जैसे अपनी सब्सिडी कंपनी से नहीं बोलेगी, वैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी से भी नहीं, ना सब्सिडी कंपनी इंक्लूडिंग ओन सब्सिडी, ना इन्वेस्टमेंट कंपनी, ना उस इन्वेस्टमेंट कंपनी की ग्रुप कंपनी। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट, मैं रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, आईटेक्स कंपनी ने रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया, कितना लगाया, 10%, 15% लगा सकती हूँ। मैंने कहा रिलायंस कंपनी तुम एक काम करो, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो। अब एक इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, थोड़ा सा कंसेप्ट याद करो, कुछ एसोसिएट कंपनी याद आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो 20% से कम तक का, एसोसिएटेड कंपनी 20% से ज्यादा, मतलब 20 से 50 के बीच में, और सब्सिडरी कंपनी मतलब 50 से ज्यादा। ठीक है हमारा ही इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा लगाया 20% से कम, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसमें पैसा लगाया, जिसमें हमने पैसा लगाया 20 से 50 के बीच में एसोसिएट, 50 से ज्यादा वो हमारी सब्सिडी। तो मैंने पहले क्या बोला, अपनी सब्सिडरी कंपनी को बोल दिया, अपनी सब्सिडरी कंपनी को बोल दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी को बोल दिया भैया आओ तुम हमारी। इसका मतलब ये नहीं एसोसिएट, वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कंपनी में साफ बोले भैया आपका जहां जहां इन्वेस्टमेंट होगा ना, उससे रिलेटेड कोई भी कंपनी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेगी तो हम मान लेंगे कि आपका कुछ मैनिपुलेशन का काम हो रहा है, हम इसे सख्त मना करते हैं। और अगर आप डिफॉल्ट करते हुए पाए गए, ये डिफॉल्ट के लिए अभी के अभी पढ़ो जल्दी से, किस किस में डिफॉल्ट है मुझे पॉइंट्स बताओगे, टोटल काउंट करोगे कितने पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स बने, बताओ पहला क्या, आपने क्या डिफॉल्ट किया, डिपॉजिट। दूसरा डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस, डिबेंचर का प्रिंसिपल, डिबेंचर का इंटरेस्ट, सबका प्रिंसिपल इंटरेस्ट लेकर चलना, ठीक है। डिविडेंड नहीं दिया, या फिर क्या बोल रहे, लोन का प्रिंसिपल नहीं दिया, उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है। तो फिर अगर आप एक डिफॉल्टर हो, आप कह रहे हो पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, तो यहाँ डिफॉल्ट क्यों किया आपने, इनकी मेच्योरिटी चलो वापस आ गई है, हेलो हेलो क्लियर है। तो अगर ये क्यों बंद हो गई, समझ बोलो यार, चलो ये समझ में तो आया ना। एक बार उसकी नीचे वाली लाइन भी रीड करूं, however the buyback is not prohibited if default remediated, मतलब ठीक कर दिया आपने, and a period of 3 years is lapse just default cease to be subsist। जरा मुझे बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छी बात प्यारी बात बोलना चाह रहे हैं। 3 साल के अंदर अंदर कर लिया तो नहीं, ऐसा वापस वापस पहले ठीक करना है। मैं आज सोच रही हूँ बाय बैक करने का, मेरा सीएस मुझे बताता है कि नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, डिफॉल्ट है। तो डायरेक्टर बोलता है एक काम करते हैं आज ही के आज तुरंत पैसा पे कर देते हैं सबको और कल ले आते हैं। तो आप क्या कहोगे, रुको पहले तो ठीक करो और फिर 3 साल का वेट करो, 3 साल के बाद आप करोगे। क्या ये बात समझ में आई, यही तो एक तरीके की पनिशमेंट हो गई आपको कि भाई आज ठीक किया और कल से काम चालू ना हुआ, बना 3 साल का वेट करना पड़ेगा। एक बार फिर से लैंग्वेज पढ़ो, क्लियर है बच्चों। अब नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज ओन शेयर, जो भी हमने ऊपर पढ़ा ये सारी बातें, कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, वापस से एक बार रिविज।
ठीक है, रिवाइज करेंगे। कोई भी कंपनी क्या नहीं करेगी, अपनी सब्सिडी को पकड़ेगी नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी को नहीं पकड़ेगी और बोलेगी तुम आके मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, क्योंकि मैं तो तुम पे कंट्रोल ही कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन जनरेट हो रहा है। फिर उन्होंने बोला अगर आप डिफॉल्टर हो तो भी आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो पहले उस डिफॉल्ट को ठीक करो, सबको पैसे दो, और 3 साल का वेटिंग पीरियड आएगा, उसके बाद आप बायबैक करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक, क्लैरिटी है? क्यों कंपनी बायबैक? हाँ, no company shall directly indirectly purchase their own share other security in case such company has not comply। ये भी डिफॉल्ट है, ये भी तो डिफॉल्ट है, इसी का पार्ट है। अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया, सॉरी, अगर आपने डिफॉल्ट किया है, किसका? सेक्शन 92 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजू में देखो क्या लिखा है। आपकी कंपनी साल में जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, पहले एजीएम होता है, एजीएम के बाद एनुअल रिटर्न भेजी जाती है कि हाँ हमने सारे काम अच्छे से करवा दिए, उस एनुअल रिटर्न को नहीं देते हो, या फिर 1 2 3 में क्या बोलता है, आपने डिक्लेयर किया और आपने नहीं दिया, ठीक है, ऊपर डिविडेंड तो कवर हो चुका था। 127 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद दिया नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, ये भी डिफॉल्ट की लिस्ट है। अगर आप इन सारे रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करते हो तो आप डिफॉल्टर हो, हम आपको नहीं लाने देंगे। क्लैरिटी है? लेकिन ऊपर और इसमें डिफरेंस समझो। ऊपर क्या बोला कि ठीक कर दो और 3 साल बाद दे देंगे, और यहाँ क्या बोला, गए तुम काम से, अब तो लंबा केस फंसेगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद समझेंगे क्या होगा, वो समझेंगे अपने रूल्स में। ठीक है, चलो, बाय बाय कंपनी क्यों करती है समझ में आया? प्लीज एक बार इसे रीड करेंगे, एग्जाम्पल को, इंपॉर्टेंट, अभी के अभी रीड करो। क्वेश्चन में कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि कंपनी मैक्सिमम कितना क्वांटम, कितनी क्वांटिटी तक का बायबैक कर सकती है। पहला लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से और शेयर होल्डर, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होता है, 10%। 10% किसका? इक्विटी का। अब क्वेश्चन में इक्विटी दे रखा है, जनरल रिजर्व ही फ्री रिजर्व होता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, डेटा भर भर के दिया जाएगा, हमें अपने मतलब का डेटा निकालना है। इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस नहीं दिया है, तो कैलकुलेट नहीं करोगे क्या? करेंगे, प्रेफरेंस है ही नहीं इसमें, ठीक है। बताओ। हाँ हाँ देते, ठीक है, तो करना पड़ता। अब मुझे बताओ 10% कौन कौन सी वैल्यू का लेंगे? क्या इन्होंने कहा 800 करोड़ है, ठीक है, और क्या लेंगे? जनरल रिजर्व को ही फ्री रिजर्व बोलते हैं, इसका क्या ले लेंगे अपन? 10% ले लेंगे, और 25% किसका लेंगे? सेम ही लेंगे, कुछ है ही नहीं, डिफरेंस ही दोनों में प्रेफरेंस था, और प्रेफरेंस इस कंपनी में है ही नहीं, तो बच्चा इसी का 10%, इसी का, प्रॉपर ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे उन्होंने किया है। और प्लीज कंपनी लॉ का जब पेपर होगा कैलकुलेटर लेकर जाना, नहीं तो परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए जूझ ही जाओगे, है ना, क्योंकि दिमाग में लॉ 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 रहेगा, जहां थोड़ा सा भी आए, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आएगी तब लगेगा ये भगवान टाइम वेस्ट हो रहा, और सच में होता है टाइम वेस्ट। कैलकुलेटर थोड़ा फास्ट है ना आपसे, थोड़ा कि ज्यादा? बहुत ज्यादा। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे क्या? ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट में जो कि मेरा स्पेशली सब्जेक्ट है, उसमें तो कैलकुलेटर लेके जाना मस्ट है, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर यूज करेंगे। क्लैरिटी है? ठीक है, चलो, अब मैं आपको समय दे रही हूँ, वो जो क्वेश्चन लिखना था ना, इस सॉल्व वाला लिखो अभी फटाफट, चलो।